दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये कृषि मेला हिसार का है। और इस मेले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की इस मेले में जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो तमाम किसान भाइयों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये तमाम वैज्ञानिक और किसान इस मेले का हिस्सा बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। हालांकि कोविड के मद्देनजर किसान भाइयों की जो तादाद है वो थोड़ा कम नजर आ रही है, लेकिन हाँ काफी संख्या में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। आप द नेशन टाइम्स पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और तमाम जो मुख्य अतिथि साहिबान हैं वो इस मंच पर बैठे हुए हैं। कृषि मेला चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष लगाया जाता है और ये रबी फसलों के लिए है। और इसका विषय जो आज है वो जल संरक्षण को लेकर के इस मेले का थीम रखा गया है, जिस पर तमाम किसान भाइयों को न केवल जागरूक किया जाएगा बल्कि उन्हें इस विषय पर तमाम जानकारियां भी दी जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार किस प्रकार से बाहर से तमाम लोग आए हुए हैं, उनकी तमाम तस्वीरें आप द नेशन टाइम्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ये भारी संख्या में जो किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं किसान मेले में, खासतौर से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। इस मेले के अंदर आप देख सकते हैं एक हाथ एक जो गज की दूरी नजर आ रही है और तमाम जो समस्त किसान भाई हैं सभी के चेहरे पर मास्क आपको देख पा रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो रबी फसलों को लेकर के किसान मेला लगाया गया है, इस मेले के अंतर्गत तमाम किसान भाइयों को जल संरक्षण की जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं द नेशन टाइम्स पर और साफ तौर से नजर आ रहा है कि किस प्रकार से किसान भाइयों में इस मेले को लेकर के उत्साह देखा जाता है। तो ये मुख्य अतिथि जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इन्हें जोड़ा गया है और ये तमाम किसान भाइयों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें स्टॉल्स जो लगाई गई हैं वो भी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं। बहुत जरूरी है, आपका आमदनी में जरूरी अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए इसी क्षेत्र में आपके क्षेत्र में पशुपालन में बहुत बड़ा काम आप लोग करते हैं और उसमें भी आपको जो है फायदा कैसे मिल पाएगा उसी दिशा में जरूर हमारे विश्वविद्यालय बताएंगे। हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर सिंह भी उपस्थित हैं और फसल उत्पादन पशुपालन और जहाँ जहाँ संभावना है मछली की खेती ये सब एकत्रित किया जा सकता है। बागवानी की खेती आपके इलाके में बहुत अच्छा हो सकता है। आपके विश्वविद्यालय आ गया है बागवानी के ऊपर और सारे कार्यक्रम पहले से विश्वविद्यालय में चल रहा था। प्लांटिंग मटेरियल की कमी होती है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सर्टिफाइड मटेरियल अगर आपको मिल जाए तो उसके बारे में चर्चा किया जाए। आप कम पानी में ज्यादा उत्पाद ले सकते हैं, क्वालिटी उत्पाद ले सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपका आमदनी दुगुना क्या 10 गुना बढ़ा सकते हैं। ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा तो इसके बारे में चर्चा भी होना चाहिए। और ये जो जल प्रबंधन की बात मैं कर रहा था और इसमें आपका अभी जो जल प्रबंधन जल का आप इस्तेमाल करते हैं सिंचाई करते हैं जो तरीका अपनाए हैं उससे करीब करीब 70% जो जल है वो खर्च जाता है, वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट कर जाता है। आप उनको बैठते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप सोचिए तो पानी का कमी है और जमीन के निचला स्तर पानी आप उठा आप सिंचाई कर रहे हैं और ज्यादातर और वो पानी का अगर आपका 70% जल आपका व्यर्थ जाए तो उससे फायदा किसको फायदा? बिल्कुल, जल संरक्षण को लेकर के तमाम किसान भाइयों को जागरूक करने का प्रयास जो है किया गया है। तमाम जो है
महिला किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो काफी दूर दूर से जो है किसान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। द नेशन टाइम्स पर ये तमाम तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं। आपको जो है खासतौर से किसान मेले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो ये तमाम तस्वीरें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से आप देख पा रहे हैं। जल संरक्षण को लेकर के इस बार का थीम रखा गया है और जल संरक्षण में किस प्रकार से किसान अपना सहयोग दे सकते हैं, ये तमाम किसान जो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का ये किसान मेला, इस मेले में न केवल हरियाणा प्रदेश से बल्कि हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों से भी तमाम किसान पहुंचते हैं और यहाँ की तमाम उपयोगी जानकारियों को अपनी फसलों पर इम्प्लीमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जा रहा है। जाहिर तौर पर जो ये खूबसूरत तस्वीरें हैं ये साफ तौर से यही कहती हैं कि किस प्रकार से आप जो है यदि जल संरक्षण की प्रक्रिया अपनाएंगे तो आने वाले दिनों में तमाम जो भविष्य है वो सुनहरा हो सकता है। हम अपने बच्चों को जो है पानी प्रदान कर सकते हैं। जमीन से बढ़ते जा रहा है और उसको बढ़ाना है, बढ़ा के रखना है। तो इसीलिए जो सर्वेक्षण खेती की बात किया जा रहा है, पंजाब हरियाणा में आगे आगे मेरे किसान भाई अपना रहेंगे और पंजाब में राइस और प्रदेश में प्रैक्टिसेस की और अगर अपनाएंगे तो इसके जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है और प्रक्रिया है, इसको अपनाना बहुत जरूरी है। और आप लोग आगे आकर पराली ना जलाकर पराली को मिट्टी में मिलाते हैं और आप जानते हैं उसमें भी प्रति हेक्टर 20 किलो यूरिया कम इस्तेमाल होता है अगर आप पराली को ना जलाकर मिट्टी में मिलाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी ये आपके जो लोग संरक्षण के लिए कर रहे हैं और पराली को जमीन में मिला रहे हैं उनके लिए फायदा है। और उसी तरह का सिंचाई का जो पानी का इस्तेमाल होती है गेहूं, वो भी कम लगता है। कम से कम एक पानी अगर कम होता है तो 4-5 पानी अगर देते हैं तो 20% पानी का है आपका बचत। तो ये जो पानी का बचत होता है और दिन में पैदावार बढ़ता है, 220% पैदावार दिन में बढ़ता है अगर आप इस तरह की पराली को ना। करते हुए भारत सरकार की योजना का फायदा उठाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड आया है उसका फायदा उठाते हुए मेरे किसान मित्रों ने युवा किसान विशेष रूप में डेली बनकर बहुत सारे सदस्य किसान का जो है उसी क्षेत्र में उद्यमी बन सकते हैं, प्रसंस्करण वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उससे किसान को फायदा होगा, कंज्यूमर को उपभोक्ता को फायदा होगा और जो उद्यमी बनेगा बीच से उसको फायदा होगा। सो उद्यमीकरण होना चाहिए कृषि क्षेत्र में और युवा वर्ग को आगे आना चाहिए और जो इंक्यूबेशन सेक्टर खुला हुआ है। तो ये तस्वीरें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किसान मेले की हैं। कृषि मेला रबी फसलों पर आधारित और इसका विषय जल संरक्षण निर्धारित किया गया है। ये मेला 8 और 9 सितंबर को
यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तमाम स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई हैं। किसान भाई यहाँ से आ करके अपनी तमाम फसलों को लेकर के राय ले सकते हैं। विशेष रूप से जल संरक्षण को लेकर के तमाम किसान भाइयों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले समय में पेय जल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध रहे। इसके लिए आवश्यक ये है कि हम आज से ही जल संरक्षण का प्रण लें। लगातार तस्वीरें आप देखते रहिए द नेशन टाइम्स पर। हम अभी इस वीडियो के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन कौन से स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं। तमाम स्टॉल्स की तस्वीरें न केवल आपको दिखाएंगे बल्कि उनसे बातचीत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इस वीडियो को लगातार शेयर करें ताकि जो है तमाम ये जानकारियां किसान भाइयों तक पहुंचे और तमाम लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त किसान मेले में मौजूद है जो हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से लगाया गया है। यहाँ एक पहली स्टॉल है जो समाज को अवेयर करने का काम कर रही है। मैं इस स्टॉल के बारे में जानना चाहूंगा। सर, सबसे पहले अपना परिचय आप दें। हाँ जी, मैं डॉक्टर सुशील गर्ग, मैं जिला हिसार HIV नोडल अधिकारी हूँ, सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और यहाँ आज जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जो ये रूबी का कृषि मेला है, इसमें हमारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से HIV की निःशुल्क टेस्टिंग और अवेयरनेस स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पे उम्मीद है कि 5 से 6 हजार जो युवा वर्ग है, किसान भाई हैं, 2 दिन यहाँ आएंगे तो उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए। और HIV आप देख भी सकते हैं काफी उत्साह नजर आ रहा है। पहला दिन है इस मेले का, 2 दिन का ये मेला है। आज स्टॉल पे जो है काफी युवाओं की भीड़ नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, इस HIV को लेकर के लोग कितने अवेयर आज के दौर में नजर? हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना कॉल है, पिछले 2 साल से एक कोरोना वैश्विक के तौर पे हमारी पूरी आबादी में नीचे से ग्रस्त कर रहा है। जो मेन इसमें दिक्कत है कि इसके शुरुआती लक्षण नहीं रहते, इसीलिए ये पैंडेमिक होते हुए भी लोगों को इसकी बीमारी का पता नहीं चलता है। तो जांच ही एक ऐसा विषय है, हम युवा वर्ग को इसकी जांच में जोड़ें ताकि हम उस बीमारी को पकड़ पाएं। हमारे हिसार में ART सेंटर खुला हुआ है, यानी कि एंटी रेट्रोवायरल, ये ट्रीटमेंट फ्री सेंटर है। जब तक आपकी जांच नहीं होगी, बीमारी सामने नहीं आएगी, आप ट्रीटमेंट से दूर रहेंगे और नीचे ही नीचे ये बीमारी आगे चल के इतनी आगे बढ़ जाती है, फिर इसकी रोकथाम में बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ युवा वर्ग है, जितने हिसार में हम केस देख रहे हैं, पिछले 6 महीने में 42% 20 साल से 35 साल के युवा वर्ग में ये नई बीमारी आ रही है। क्योंकि लक्षण नहीं है, उसको पता नहीं है, उसकी जागरूकता नहीं है, तो वो जांच से नहीं जुड़ रहा। तो यहाँ प्रांगण में सार्वजनिक जगह पे स्टॉल लगाने का हमारा यही प्रयास है कि जितना भी युवा वर्ग है उसको प्रोत्साहित करें। ये जांच है, बीमारी है क्या, तो जांच में मैंने देखा अभी तक 2 घंटे से कम समय हुआ है, करीब 84 आदमियों की हम जांच कर चुके हैं और अभी तक कोई भी हमारा जो है पॉजिटिव नहीं आया है। तो 2 दिन हमारा पूरा टीम है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग HIV में जांच से जुड़ें। इस बीमारी से बचने के लिए काफी लोग इसके निदान भी जानते हैं। इसके बावजूद आप एक डॉक्टर हैं, हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि इससे बचाव के प्रमुख उपाय क्या क्या? हाँ जी, इसके जैसे 4 तरीके हैं जी HIV रोग के फैलने के, संक्रमण के फैलने के। ये असुरक्षित यौन संबंध, क्योंकि युवा वर्ग है आजकल, नेट उसके हाथ में है, उसकी जो चंचलता है, कहीं वो चूक कर जाता है, तो कॉन्डम का प्रयोग करें। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि फ्री हमारा कॉन्डम वितरण है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्डम एक तरीका है कि आप असुरक्षित यौन संबंध से बचेंगे और HIV संक्रमण के रोकेंगे। दूसरा जो है इसका, हमारा जो ब्लड बैंक है, जितने भी हमारे जो रक्त कोई दान करने वाले हैं, वहां से अगर किसी को HIV है, संक्रमण है, और किसी जरूरतमंद को कोई अनीमिया भाई है, किसी को सर्जरी की जरूरत है और खून की जरूरत अगर पड़ती है, तो रक्त से भी HIV संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो युवा वर्ग से हमने एक हेल्पलाइन नंबर इसका चलाया हुआ है निःशुल्क, 1097। यहाँ मैं सभी सुनने वाले दर्शकों को और यहाँ आए हुए स्टॉल पे भाइयों को बताना चाहूंगा, 1097 नंबर है। ये फ्री 24 घंटे 7 दिन, लैंडलाइन या मोबाइल से सीधा डायल करें। अगर आप किसी अभाव में, किसी जानकारी के संकोच कर रहे हैं, तो 1097 पे आप जानकारी लीजिए, आपको नजदीक की निःशुल्क लैब से जोड़ा जाएगा, जहां जाकर आप अपनी जांच करवा सकते हैं। तो 1097 एक हमारा एक सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबर है जो पूरे राष्ट्र में चल रहा है। ये डॉक्टर साहब, यदि मौजूदा समय में इसके उपचार की बात की जाए, बहुत से लोगों में ये रहता है कि भाई ये क्या ठीक हो सकता है, इसको हो गया या नहीं हो सकता है। मौजूदा समय में किस तरह का ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध है, कहाँ तक पहुंचा है विज्ञान? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर जड़ से बात करें तो जड़
वाला इलाज तो नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट ART सेंटर मैंने बताया, ये हमारे हिसार सिविल हॉस्पिटल में 1 अप्रैल 2021 से माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने इसका उद्घाटन किया था। और पिछले 3 महीनों से जितने भी मेरे जिला में रजिस्टर्ड मरीज हैं, उन सब का निःशुल्क तरीके से दवाई चल रही है। आपको कहीं भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। और जितने भी दवाई से मेरे भाई जुड़े हुए हैं, वो सभी भरपूर एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ये आप मानिए कि एक इलाज के बराबर का ही है। जरूरत यह है कि आप जांच में सामने आइए और लगातार प्रतिदिन आप दवाइयां हमारी साथ लेते रहेंगे, तो आप भरपूर जीवन जी सकते हैं बगैर कोई अन्य लक्षण के। तो एड्स जो है वो 10 साल के बाद, HIV संक्रमण के बाद एड्स की बीमारी आती है। अगर आप मेरी ART ट्रीटमेंट से जुड़े रहेंगे तो हम एड्स को तो दूर कर देते हैं। अमूमन जो भारत में अगर आप माने 65 साल की एक अवधि है जिसमें एक हिंदुस्तान अगर वासी उसका जीवन जीता है, तो एड्स के मेरे सारे मरीज मैं देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे अधेड़ उम्र के मरीज हैं जो भरपूर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो ART से आप जुड़िए, जांच में सामने आइए और इस बीमारी को, एड्स जो है जो आगे चल के भयंकर रूप है HIV का, उससे आप दूर रह सकते हैं। बिल्कुल, HIV और एड्स में डिफरेंस भी आपने बताया, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूंगा कि एक बार और समझाएं कि इन दोनों में, कुछ लोग कहते हैं मुझे HIV हो गया या मुझे एड्स हो गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या? ये बड़ा अच्छा आपने दोबारा से सवाल किया है। अमूमन जो लोगों को जागरूकता नहीं है, वो HIV और एड्स को सिक्के के एक ही पहलू गिनते हैं। HIV हो गया तो वो समझते हैं कि ये तो एक तरह की एक मौत को दावत देने की वाली बात है। ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे हम यहाँ जांच कर रहे हैं, अगर कोई भाई जांच में पॉजिटिव आता है, जिसको लेबोरेटरी की भाषा में रिएक्टिव बोलते हैं, उसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एड्स तो हुआ ही नहीं है, खाली लैब ने उसके रक्त में पाए जाने वाले विषाणु की पुष्टि की है। तो HIV एक वायरस है और एड्स एक रोग है। और आप अगर जांच में सामने आते हैं, आप ट्रीटमेंट से जुड़ते हैं, तो आप रोग को दूर रख सकते हैं। तो प्लीज यहाँ सभी मैं सुनने वालों को ये जागरूक करना चाहूंगा, HIV होना है बिल्कुल भी एड्स नहीं है। HIV खाली एक विषाणु है। और अगर आप ट्रीटमेंट से जुड़ते हैं, तो जो एड्स बीमारी आपको 10 साल बाद अमूमन आने की उम्मीद है, आप उससे दूर रहेंगे। आपको एड्स जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। बहुत सी भ्रांतियां नजर आती हैं, बहुत से आयुर्वेदा में और तमाम लोग अपनी एक तरह से दुकानें खोल के बैठे हैं, वो लोगों को भ्रमित करते नजर आते हैं कि इसका पूरी तरह से हम उपचार कर सकते हैं। ऐसे जो हमारे तमाम दर्शक हैं जो आपको देख पा रहे हैं, उन्हें इस भ्रम से दूर करने के लिए डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे हमारे रूढ़िवादी समाज है, हमारा रूरल समाज है, तो वहां लोग ये समझते हैं कि HIV हुआ तो इसका इलाज नहीं है, तो वो दाएं बाएं कहीं भी अन्य किसी पद्धति से जुड़ते हैं। कोई झाड़ा छाप है, जैसे कोई और भी कहीं ऐसी पद्धतियां हैं प्रचलित हैं, उनसे जुड़ते हैं। इसका देखिए जड़ से कोई इलाज नहीं है। वो प्रॉपर ART ट्रीटमेंट ना लेके वो अंदर ही अंदर HIV होने के बाद एड्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। एड्स क्या है? एक बीमारियों का गुच्छा है, एक बड़ी साधारण सी बीमारियों का गुच्छा है। उसको निमोनिया हो सकता है, TB हो सकता है, और वो क्योंकि नीचे से HIV है तो वो बिगड़ी हुई TB की शक्ल में सामने आता है, तब बड़ी देर हो जाती है। यहां मैं यही कहना चाहूंगा, आप दाएं बाएं किसी अन्य पद्धति में लालच में ना आइए। आप हिसार जिले में हमारे 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे इसकी ICTC लैब है। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाएंगे, निःशुल्क तरीके से है, स्वैच्छिक है, गोपनीयता तरीके से है। आप जांच से जुड़िए और जिला स्वास्थ्य विभाग में ART सेंटर से आपको अपने आप जोड़ दिया जाएगा। यहां मैं और बताना चाहूंगा, पिछले 1 अप्रैल 2021 से सरकार ने जितने भी मेरे HIV पंजीकृत भाई हैं जो ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में, एक भत्ते के रूप में 2250 रुपए का भत्ता भी प्रावधान दिया जा रहा है अपनी खुराक के लिए। तो एक प्रोत्साहन है, ये फायदा भी है आपका। तो जितने भी मेरा युवा वर्ग हैं, आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में ICTC लैब में पहुंचिए, जांच में जुड़िए और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट के साथ जुड़िए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया शुक्रिया। तो देखा आपने कि यदि आपके पास जानकारी का अभाव होता है, तभी आप तमाम तरह की परेशानियों में घिरते चले जाते हैं। HIV और एड्स, इसके बारे में आपको सही तरीके से जानकारी भी हो गई होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की बीमारी से आप संक्रमित हैं, तो आप स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, सिविल हॉस्पिटल में जाएं, वहां प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तब आप इस बीमारी से न केवल लड़ सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां तमाम लोगों तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मेले में। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं मिट्टी एवं पानी की जांच की स्टॉल लगी हुई है। विशेष आवश्यकता होती है किसी भी खेत में, यदि उत्पादन कम हो जाए तो मिट्टी और पानी की जांच बहुत जरूरी होती है। इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? डॉक्टर पंकज हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कब जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि मिट्टी पानी की जांच की आवश्यकता क्यों और कब पड़ती है? मिट्टी और पानी की जांच की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आजकल जो हम कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन कर रहे हैं,
कर रहे हैं। एक तो इंटेंस कल्टीवेशन, जो बहुत ज्यादा फसलें ले रहे हैं, 3-3, 4-4 फसलें एक साल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कारण पहले जो तत्व थे, जैसे आप पोटेशियम डाल रहे हैं, फॉस्फोरस डाल रहे हैं, वो तो है ही। नाइट्रोजन की कमी है, जैसे यूरिया डाल रहे हैं उसके लिए, वो है, हमेशा से कमी चली आ रही है। लेकिन अब कुछ है ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो उनकी कमियां अब आने लगी है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप हर एक 3 साल के बाद जो है ना मिट्टी की जांच करवाइए ही करवाइए। और मिट्टी की जांच आप करवाइए जब फसल कटने के बाद, ठीक है। कुछ है जो अभी सैंपल लेके आ रहे हैं, अभी चल भी रहा है कि फसल के दौरान सैंपल ले आएंगे, ठीक है। उस टाइम में नहीं, क्योंकि उस टाइम में अपन ने खाद भी डाल रखी है, कुछ पेस्टिसाइड भी डाल रहे हैं अपन, इंसेक्टिसाइड और ये सब डाल रहे हैं उसके बाद। तो ऐसा है कि जब फसल कट चुकी हो उसके बाद में आप सैंपल लेके आए, और हर 3 साल के बाद एक बार सैंपल जरूर लेके आए। डॉक्टर साहब, सैंपल की बात आपने की, मिट्टी की बात की, मिट्टी किसान भाई कैसे लेके आए, मतलब खेत के किस किस एरिया से कैसे लेके आए, वो भी जरूर बताएं। मिट्टी किसान भाई हर एक एकड़ में, या फिर ऐसे करे कि 2.5 एकड़ में से 5 जगह से मिट्टी ले ले। और मिट्टी ऐसी जगह से ले जहां पर आप फसल लगा रहे हैं ना, उसके जो भी सारी चीजें काम करते हैं, जैसे आप कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, उसकी टिलेज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, या और चीजें जो कर रहे हैं, मतलब उसमें वीड्स की रिमूव करें, उस जगह से ले जहां पर सारी प्रैक्टिस करते हैं। अब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अपने ऐसे करेंगे कि खेत है अपना, उसके 4 कोनों से मिट्टी ले लेंगे, जहां पर प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं, मतलब वहां जहां पर फसल ही कम लगा रहे हैं, या पानी जो ज्यादा खड़ा रह रहा है वहां। तो ऐसी जगह से ले जहां पे फसल लगी हुई है, जहां पर सारे जो अपने प्रोसेस है, जो सारी अपनी प्रैक्टिस हैं वो कर रहे हैं वहाँ, तो वहां से हर एक 2.5 एकड़ में से ले ले। अगर कम है तो आप 1 एकड़ में से 4 या 5 जगह से मिट्टी ले, आधा फुट तक ले, 6 इंच तक ऊपर सरफेस से सिर्फ आप घास फूस है वो हटाएं। ऐसे नहीं कि आपने मिट्टी हटा दी और आप सैंपल ले रहे हो, तो घास फूस को हटा के आधा फुट तक, मतलब 6 इंच तक आप सैंपल ले लें, और 4-5 जगह से लेके उसको मिक्स करके उसमें से आधा किलो मिट्टी अपने पास ले आए। और अपनी जो अभी तो टेस्टिंग की ये जो है स्टॉल है, वैसे हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट है सोयल साइंस, उसके अंदर ये सोयल और वाटर टेस्टिंग मतलब हमेशा हर साल चलती है, पूरे ईयर चलती है। डॉक्टर साहब, टेस्टिंग के लिए किसान भाई अपना सैंपल लेके आ गए, मिट्टी पानी दोनों ले आए, टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो कब तक उपलब्ध हो पाती है डॉक्टर साहब? ऐसा है, जो वाटर की टेस्टिंग की रिपोर्ट है वो हम आपको आधे दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर दे देते हैं। आप पॉसिबल हो तो 2 घंटे में भी दे देते हैं हम। और मिट्टी के में थोड़ा टाइम लगता है, मिट्टी की प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है, तो 15 से 1 महीने तक, 15 दिन से लेके 1 महीने तक हमें मिट्टी में लग जाता है। क्योंकि मिट्टी को हमें आप देके जाओगे, हम उसको ड्राई करेंगे, प्रोसेसिंग टाइम लंबा है उसका, प्रोसेसिंग है कुछ उसकी। जैसे मिट्टी देके जाएंगे आप, हम उसको ड्राई करेंगे, फिर उसकी कुटाई करेंगे, उसकी सीव करेंगे, सीव के बाद हर एक न्यूट्रिएंट के लिए अलग से एक्सपेरिमेंट लगाना पड़ता है। तो उसमें तो सब पिछले काफी समय से आप लोग ये सेवाएं दे रहे हैं किसान भाइयों की। आप इस मौजूदा जो परिदृश्य में, आसपास के क्षेत्रों में जहां जहां से किसान भाई आपके पास आते हैं, आज के दौर में किन तमाम तत्वों की कमी ज्यादा आपको नजर आती है, वो भी जरूर बताएं। आजकल की ज्यादा जो, पहले देखो नाइट्रोजन की कमी अपने हर जगह है, डीएपी डाल के फोस्फोरस की कुछ जगह ऐसा है कि कमियां खत्म हो रही हैं फोस्फोरस की, लेकिन डालना जरूरी है अभी भी, लेकिन कुछ जगह कम हो रही है क्योंकि वो बिल्डअप हो रहा है सोइल के अंदर, ठीक है। पोटेशियम की कमी, अब जो कमियां आ रही है, एक तो पोटेशियम की कमी बहुत से फील्डों में आ रही है, 50-60% खेतों में अब पोटेशियम की कमी आने लगी है, ठीक है। एक जिंक और एक आयरन की, इनकी कमियां अब अपने खेतों में इन दिनों में आनी स्टार्ट हो गई है। पोटेशियम की तो बहुत हायर लेवल पे अपने को कमियां मिलने लगी है, मतलब यूं लगा लो अगर आप 100 सैंपल देके जा रहे हैं तो उसमें से 50 या 60 सैंपल में पोटेशियम की कमी आ रही है। तो उसके लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें, अगर ज्यादा कमी है तो 40 किलो डाल दें पर एकड़, नहीं तो 20 किलो पर एकड़ डाल दें। वो आप टेस्ट करवाएं, उससे हम बताएंगे आपको कि कितनी डालनी चाहिए। आखिरी सवाल ये डॉक्टर साहब, आजकल जो है किसान भाई एक तरह से प्रचारित भी किया, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कैसी पद्धति है, उसके बारे में आप क्या अपना मंतव्य रखना चाहिए? ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप अगर पूरी एजेंसी से एजेंसी से है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की सर्टिफिकेशन की एजेंसी है, उनसे सर्टिफाई करवा के अगर आप काम करो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट है। क्योंकि आप कह नहीं सकते हर एक प्रोडक्ट को कि ऐसे कि ये ऑर्गेनिक है। मानो किसान भाई को यूं लगता है कि उन्होंने 1 साल उसमें गोबर की खाद डाल के और चीजें डाल के कुछ नहीं डाला, मतलब पेस्टिसाइड नहीं डाला, कंट्रोल करके किया है जैसे भी, वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसको आप ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रैक्टिस में करने के लिए कम से कम आपको, मतलब मिनिमम जो अभी है, कम से कम इतना हो कि 10-12 साल तक उसमें फील्ड में कुछ नहीं डले, केमिकल कुछ नहीं डले। उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको टेस्ट करके फिर आप बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक है। आपको कोई भी यूं मार्केट में यूं बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हमने कुछ नहीं डाला, तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि रेजिड्यूज रहते हैं हर चीज के,
पेस्टिसाइड के भी रेजिड्यू हैं, फर्टिलाइजर्स के भी हैं, हर्बिसाइड्स के भी हैं, इंसेक्टिसाइड के, हर चीज के रेजिड्यू रहते हैं खेत में। तो वो उनको कम से कम भी 10-12 साल अगर आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि वो प्योरली ऑर्गेनिक है। डॉक्टर पंकज, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और तमाम दर्शकों को जानकारी भी मिली, खासतौर से किसान भाइयों का इसका बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। तो डॉक्टर पंकज हमारे साथ थे और इन्होंने देखिए मिट्टी एवं पानी की जांच के लिए एक स्टॉल लगी हुई है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से। बहुत लंबे समय से किसान भाइयों की सेवा ये डिपार्टमेंट करता आया है और बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। यदि आप मिट्टी और पानी की जांच करवाते हैं तो आप अपनी फसलों की जो उत्पादन में कमी आ रही है उसको काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचे और वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मिट्टी पानी जांच विभाग में आकर अपनी समस्याओं का निदान करवा सके। तमाम तस्वीरें आप द नेशन टाइम्स पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोगों में उत्साह है और तमाम जो किसान भाई हैं इस स्टॉल पर आ रहे हैं मिट्टी पानी की जांच के लिए। और मिट्टी पानी की जांच के लिए तमाम जो सैंपल है वो यहाँ किसान लेकर पहुंचे हैं। प्रत्येक वर्ष जो ये मेला लगाया जाता है, इस मेले को लेकर के किसान भाइयों को काफी उत्साह नजर आता है और वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इस मेले का काफी फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि तमाम किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचे कि किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ये मेला लगा हुआ है और इसका लाभ सभी किसान भाई उठा पा रहे हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं किसान मेले में। किसान मेले में फसल प्रतियोगिता भी हो रही है किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। आखिर उन्होंने उत्पादन किस प्रकार से किया है और किस तरह से कर रहे हैं। डॉक्टर सरदुल मान हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये प्रतियोगिता की शर्तें क्या हैं और किस प्रकार से हो रही। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमें ये बताएं कि ये प्रतियोगिता किस तरह से आयोजित की गई। हाँ, ये हमारी जो फसल प्रतियोगिता का स्टॉल जहाँ पे आप खड़े हैं, ये हमारे प्रदेश के हरियाणा की जो ये मेला 2 वर्ष बाद लग रहा है ड्यू टू कोविड के कारण, तो हम खरीफ और रबी दोनों किसान मेलों में ये प्रतियोगिता रखते हैं। और इस प्रतियोगिता रखने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है, जो भी हमारे किसान भाई खेती करते हैं, जैसे अभी जो मेला लगा हुआ जो खरीफ की फसलें अपने खेतों में खड़ी हैं, उसका जो भी फसल का सैंपल लेके आते हैं नमूना, चाहे उसकी धान है, चाहे उसकी कपास है, चाहे बाजरा है या सब्जियां हैं या फलदार पौधे हैं, तो उसमें हम किसानों को फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइज देते हैं और एक किसान को 2 प्राइज देते हैं। उसमें जैसी एंट्री हम करें, अभी तक हमारे किसान भाइयों ने जैसे जो टाइम हुआ है 19 किसान भाइयों ने डिफरेंट एंट्रीज करवाई, लगभग 100 के आसपास। तो उसमें काफ़ी हमारे सैंपल जो आए हैं, लहसुन के आए हैं, प्याज के आए हैं, ग्वार के आए हैं, कपास के आए हैं, मूंगफली के आए हैं और किन्नू के आए हैं और अनार के आए हैं, माल्टा के आए हैं, करौंदा के आए हैं। तो उसमें हमारी अभी एक कमेटी होती है 3 बजे, उसमें 4 एक्सपर्ट होते हैं, तो वो हम डिसाइड करेंगे। और फिर जब हमारा बजट सेशन हो जाए दोपहर बाद, उसमें उन किसान भाइयों को सर्टिफिकेट के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा ताकि वो किसान भाई और भी उत्सुकता से फसल अपनी अच्छी पैदावार करे और अगली बार, जैसे इस बार मान लो किसी किसान भाई ने 1 इनाम जीता है तो अगली बार वो 2 जीते, और इस तरह की प्रतियोगिता से हौसला किसान का बढ़ता है, जो हमारा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे आज रिजल्ट आ जाएगा, कल भी मेला है, तो क्या कल भी कुछ सैंपल आएंगे, कल भी सर्टिफिकेट? यस, जिस किसान भाई ने आज जो भाग ले लिया उस किसान की एंट्री हम कल नहीं करेंगे। जो दूसरे किसान भाई जहाँ से भी हमारे इस मेले में आएंगे, कल भी अपने नमूने लेके यहाँ आ सकते हैं और कल किसान भाइयों को अलग से सम्मानित किया जाएगा, वो भी कल बजट सेशन में सम्मानित करेंगे। आज जो अभी तक सैंपल आए हैं उन किसान भाइयों को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो प्रतियोगिता होती है
प्रतिवर्ष, हालांकि कोविड के चक्कर में 2 साल नहीं हो पाई, इसको लेकर के किसान भाइयों में कितना उत्साह आप देख पाते हैं? इस बार किसान भाइयों में पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम उत्साह है। बाकी जो हमारा रबी का मेला होता है मार्च में जो आयोजित होता है इस ग्राउंड पे, उसमें हमारे पास बहुत सैंपल आते हैं, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से इस स्टॉल पे मेरी ड्यूटी रहती है। तो कल भी उम्मीद है, जैसे आज भी मैंने बताया 100 के आसपास एंट्री हो चुकी हैं 19 फार्मर्स की डिफरेंट जिलों से, तो कल और ज्यादा आने की उम्मीद हमें। सब हम वो सैंपल भी देखना चाहेंगे जो आए हुए हैं। आप प्लीज हमारे तमाम दर्शकों को सैंपल भी दिखाएं, क्या क्या चीजें यहाँ आई हुई हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम जो चीजें उत्पादित करते हैं। जैसे ये देसी कॉटन का सैंपल है, इसमें हमने कोटिंग कर दी है। ये 3/1 का मतलब है 3 नंबर पे फार्मर आया, उसका ये 1 नंबर नमूना है। इसी तरह इसका दूसरा नमूना भी होगा। ये नीचे आप देख रहे हो जैसे किन्नू के सैंपल हैं, इधर ये माल्टा है, इधर माल्टा रखा है, ये टिंट सी रखी है सब्जी में, करेला रखा है, आपका अनार रखा है, आपका आंवला रखा है, बाजरे का सैंपल भी आया है, ये मूंगफली के सैंपल हमारे पास आए हैं। इधर आप देख रहे हो हल्दी का, देखो कितना अच्छी हाइट का पौधा है। ये आपके सामने मक्का का पौधा है, और ये बेल पत्थर फ्रूट्स जो है कितना हेल्दी फ्रूट आप देख रहे हो। जैसे ये देखो सामने ये प्याज है आपके, देखो कैसी अच्छी क्वालिटी के हैं। करौंदा है, आपका धान का पैडी का सैंपल है, और लहसुन के सैंपल है, देखो बड़ा साइज का लहसुन। यस। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई ये तमाम चीजें इतनी खूबसूरत उत्पादित करते हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का बड़ा सहयोग इसमें है। उनकी जो राय होती है उस पर जो है किसान का। यस, ये तो देखो किसान की मेहनत है, और हमारा जो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक है उनका ज्ञान है। जब दोनों चीज मिल जाती हैं, और जो हमारी चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, उसको थोड़ी मदद मिलती है, तो जब तीनों चीज इकट्ठी होती है तो वास्तविक रूप से हमारा किसान जो है लाभ उठाता है। वैसे भी कृषि में तमाम तरह की चुनौतियां भी सामने होती हैं, और उन चुनौतियों का सामना करते हुए किसान भाइयों को जो तमाम दिक्कतें आती हैं वो शेयर जब विश्वविद्यालय के साथ भी करता है, अपनी भावनाएं, अपनी समस्याएं, उस पर भी वैज्ञानिक काम करते हैं। हाँ, ये देखो आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है, क्योंकि डे बाय डे हमारा इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, तो उसमें हमारे वैज्ञानिक इस कदर प्रयासरत हैं। जैसे भाई तेज हवाएं आए तो हमारी वैरायटी ऐसी डेवलप हो जिसमें हमारे माननीय वीसी साहब काम भी कर रहे हैं, और उस पर जोर भी दिया जा रहा है जो गिरे ना। ऐसे ही कुछ हमारा जैसे गर्मी का स्पेल बढ़ता है, तो कुछ ऐसी वैरायटी इजाद करने पे काम चला हुआ विश्वविद्यालय का जो सूखे में भी पैदा दें। और जैसे अब ये लोजिंग, जैसे बारिश का थोड़ा सा मौसम में लंबा चला हुआ इस बार, तो उसमें भी ज्यादा नुकसान न पहुंचे, ऐसी फसलों पे, ऐसी किस्मों पे विश्वविद्यालय प्रयासरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी खूबसूरत जानकारी। धन्यवाद। और देखिए यहाँ तमाम लोग भी आए हुए। आप कहाँ से आए हैं साहब? डाबी कलां से आया हूँ सर। क्या सैंपल आपका है? क्या लाए हैं? ये कपास का है ये सर। ये सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो है ये तमाम जो उत्पादन आप खेती में करते हैं, विश्वविद्यालय का कितना बड़ा योगदान होता है? इनकी जो जानकारियां मिलती हैं आपको, उससे कितना फायदा होता है? इनसे समय समय पर कोई मतलब धरती की जांच वगैरह जो भी मतलब पोषक तत्वों की जरूरत होती है तो लैब में हम चेक करवा लेते हैं, मिट्टी वगैरह। जब भी कोई फसल पर बीमारी का प्रकोप आता है तो वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार इसके अंदर खाद बीज जो मतलब यूज करना होता है मौके पर, तो इनकी सलाह से ही करते हैं सर। बहुत जी बिल्कुल। इसके अंदर 400 डिंडे हैं सर। ये अप्रोक्सीमेटली इसे कम कपास का वजन 1 kg उत्पादन देगा सर ये। हाँ बिल्कुल सर, एक पौधे का 1 kg आ जाएगा। पर किसानों की दिक्कत क्या है कि इसको बहुत ज्यादा गहरा बीज देते हैं, जिस वजह से ये फैलाव नहीं कर सकता। इसको आप देख सकते हैं, इसका 5x5 का एरिया घेर रखे है इसने, ठीक है सर। इसको वैसे बांध रखे, टाइप कर रखे है। अगर इसको खोलते हैं 5x5 फैल जाता है। अगर सही कैलकुलेशन के अनुसार अगर खेती करते हैं 5x5 पर बुंटा लगाते हैं तो लगभग 1 किले के अंदर 16 क्विंटल हो सकता है सर। एक बार अपना नाम मुझे दोबारा बताएं और कहाँ से आप आए? वीरेंद्र सिंह जाखड़, बीपीओ डाबी कलां, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा से हूँ सर। क्या बात है। तो आपने जो है ये जो उत्पादन किया है, इसके बारे में तमाम किसान भाइयों को बताएं कि किस तकनीक को अपनाया आपने। किस तकनीक से सर, एक तो उत्तम किस्म के बीज का चुनाव, सबसे पहले मेन बात तो वो जरूरी है जी। दूसरी बात, खेती के अंदर जो प्रिपरेशन होती है ना, पहले में 1 मिनट, तैयारी, खेत की तैयारी और तमाम चीजें तैयारी है ना, उसको ढंग से होना चाहिए सर। और दूसरी बात, बिजाई का टाइम भी
बिल्कुल मतलब वैज्ञानिक को समयानुसार होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब 5 ये कपास है इसको 6 महीने में बोएंगे तो नहीं होगी, ये 4थे महीने की 15 तारीख को इसकी बुआई करो कपास की, बिल्कुल बढ़िया उत्पादन देगी। ठीक, फसल चक्र का पूरा ध्यान रखना। सर वो फसल चक्कर का तो इस बार जो नरमा कपास बो रखा है, नरमा है जिस पर ये कपास है, साल में इसमें गुआर या मूंगफली जाएगा। असल में छोटा जमींदार हूँ, आधे खेत में कपास बीजता हूँ, आधे खेत में नरमा नहीं सॉरी गुआर या मूंगफली खेती करता हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इन्होंने किया है। देखिए मूंगफली भी नहीं की है और इसका भी उत्पादन इन्होंने किया है, देख सकते हैं आप। क्या बात है। देखिए 2019 के अंदर मेरा कपास जो मतलब नरमा बोलते हैं ना, वो फर्स्ट आया था एचयू में, और 2018 के जो कृषि मेला था उसमें मेरा आरंडे हरियाणा में फर्स्ट आया था, पहला इनाम लिया था। बहुत सुंदर। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे जो किसान भाई हैं इनको इस बार भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये मूंगफली कब तक तैयार हो जाती है भाई साहब? मूंगफली वैसे तो जी मतलब देसी भाषा में तो कहते हैं जमींदार की 90 दिन में तैयार हो जाएगी, पर 90 दिन में नहीं होती। ये 5वें महीने की 15 तारीख की बुआई है मेरी। ठीक है सर, तो 90 दिन तो इसको पिछली 15 को लिए, तो ये अब ये मानो भी 15 से 15, ये आज 7 तारीख होती है, 8 है, तो ये 3 महीने और 23 दिन की हो चुकी है सर आज। तो ये लगभग 4 महीने की होगी ना, तब ये पूरी अभी ये प्रीमेच्योर है सर। ये अभी ये प्रीमेच्योर है सर। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और खासतौर से जो है तमाम। आप कहाँ से हैं साहब? राउतखेड़ा से। आप बताइए जो इस तरह का प्रयास विश्वविद्यालय करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया मेहनत कर रहे हैं जमींदार, और इन जमींदार के भाई साहब के जैसे तो ये तो कहना ही क्या है इनका। तो ये तो बहुत अच्छे फार्मूले इस्तेमाल करके कैसे बिजाई करनी है, किस टाइम बिजाई करनी है, कौन सी दवा करनी है, तो उसकी जानकारी दे रहे हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजयपाल पंघाल है, और मेरी यहाँ पर फसल प्रतियोगिता में सब्जी विभाग से हूँ मैं। और यहाँ पर किसान भाई क्या करते हैं कि अपनी जो फसल होती है खेतों में, तो वो अपनी फसल को वो लेके आते हैं, जिसकी अच्छी पैदा होती है उनसे वो यहाँ पर सैंपल लेके आते हैं, और उन सैंपलों को हम उसके अनुसार उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनाम निकालते हैं। और जो किसान भाई वास्तव में रियली बहुत बढ़िया फसल उगाते हैं अपने खेत में और अपना है, तो उनको हम इनाम भी देते हैं और उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो ये सब यूनिवर्सिटी की तरफ से हमेशा ही होता है, और इससे बहुत सारे किसान एक दूसरे से मोटिवेट भी होते हैं, और एक दूसरे को देखकर अगली बार अपने आप को कंपटीशन में आने की वो कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले भी मैंने पूछा था, हालांकि उत्साह काफी नजर आता है तमाम किसान भाइयों में इसको लेकर के। इन प्रतियोगिताओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को पता चले, उसके लिए भी आप लोग प्रयास करते हैं? बिल्कुल, इसमें हम पहले से ही, हमारा क्या होता है कि हर साल का ये इवेंट है, और इसलिए इस स्टॉल को जो हमारी ये होती है, जब मेन जो हमारी जो स्टॉल है जहाँ पर हमारा मेन फंक्शन होता है उसके सामने रखते हैं, और किसान भाई अपने आप ही देखते हैं। अब ये खुद ही आपने देखा होगा, यहाँ पे किसान भाई सारे खुद आके देख रहे हैं, हमारे से पूछ भी रहे हैं। जो नए आते हैं वो पूछते हैं क्या है, तो वो कहते हैं कि हम कैसे करें, अगली बार कैसे लाएं, अपने आप को कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो हम उनको बताते हैं इसके लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो ये देखिए, ये प्रतियोगिता का एक जो है सैंपल आपको नजर आ रहा है, और किसान भाइयों को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी भी है। और प्रतियोगिता किसी भी क्षेत्र में जब होती है तो कहीं न कहीं क्या शिकायत है बताएं? सर ये इनाम वगैरह नहीं देते, सर्टिफिकेट देते। मैं लेके आया, मेरा 800 रुपए खर्चा आ रहा है इसके अंदर है। तो कंपटीशन तो ये करवाते ही नहीं, मैं अकेला लेके आया हूँ, और कौन आएगा 800 रुपए खर्च करके? देखिए काफी देते ही नहीं सर, काफी लोग आए हुए हैं। देखिए काफी सराउंडिंग है, ये कौन लेके आ जाएगा सर? बस में प्याज तो जेब में डाल के भी आ सकते हैं। तो ये इनाम वगैरह हल्का देते हैं, कुछ नहीं। एक वो सर्टिफिकेट है सर, वो कागज है, कौन पूछता है किसान का कागज? सर उसको ठीक है। तो भाई देखिए, किसान भाई चाह रहे हैं कि कुछ राशि भी मिले, काफी दूर से लेकर के आते हैं, तो जाहिर तौर पर जो है इतना लेकर के आने के बाद उनका प्रोत्साहन भी होना चाहिए। कुछ आने जाने का किराया वगैरह भी अगर मिले तो काफी और अच्छा हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें देख करके काफी खुशी होती है कि भाई किसान भाइयों में प्रतियोगिता की भावना पैदा हो और बेहतर उत्पादन करें, ताकि देश समृद्ध होता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों को हमसे जुड़ने के साथ है। किस प्रकार से इसकी तैयारियां की गई और तमाम क्या क्या चीजें, स्टॉल्स किस प्रकार के हैं सर बताएं? देखिए, ये जो मेला था कोविड की जो 19 की जो बीमारी आई थी, उसके बाद पहला ऑफलाइन मेला यूनिवर्सिटी करवा रही थी। कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने ये निर्णय लिया कि किसानों को इस बार वर्चुअल नहीं, रियल मेला कराएंगे। उसको एक चैलेंज की तरह यूनिवर्सिटी ने लिया, और प्रोफेसर BR कंबोज के नेतृत्व में इसकी 1.5 महीने पहले तैयारियां आरंभ हुई। इसकी दिनांक निश्चित किया गया, बीजों की उपलब्धता निश्चित की गई, प्राइवेट फर्मों से संपर्क किया गया, ताकि जब मेला कराएं तो एक ऐसा मेला हो कि जो 1.5-2 साल बाद मेला हो रहा है, किसानों को एक अच्छी चीजें यहाँ पर मिले।
लेकिन समस्याएं समय के साथ बढ़ती चलेगी। और सबसे अंतिम बार जो मौसम ने एकदम अपना मिजाज बदला, तो एक बार लगा था कि दोबारा मेला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन इसके साथ लगा रहा। सभी विभागों ने, इंजीनियरिंग यूनिट ने, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने, सभी ने मिलकर मेला ग्राउंड को तैयार किया और किसानों ने और कंपनियों ने बड़ा सहयोग दिया। तो जैसा कि आज सुबह से लग रहा है कि एक तो ये रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टॉल्स यहाँ पर बुक हुई हैं। 6 दिन के अंदर 125 से ज्यादा स्टॉलें बुक हुई। इतने कम समय में इतनी स्टॉल यूनिवर्सिटी में कभी बुक नहीं हुई। और जो किसानों का जो आना रहा है, जब आप देख रहे हैं कि अब शाम के 4 बजने वाले हैं, सुबह से लेकर अब तक हमारा जो रजिस्ट्रेशन है 25,000 से ऊपर किसान आ चुके हैं। और इतनी भीषण जो हुमस है, गर्मी है, मौसम है, लेकिन किसानों का जो एक एक्चुअल में मेले आने का जो वो रुके हुए थे बहुत समय से, वो उसको एक चाव की तरह ले रहे हैं, फेस्टिवल की तरह ले रहे हैं। इससे हमारा हौसला बहुत बड़ा है और बड़ी खुशी हो रही है हमें। काफी इंतजार था काफी समय से किसानों को, क्योंकि विश्वविद्यालय के मेले का इंतजार हमेशा किसानों को रहता है, न केवल हरियाणा बल्कि आसपास के स्टेट से भी। ये का सभी देखिए, मेला एक ऐसा है जैसे देश के लिए एक 15 अगस्त और 26 जनवरी एक बहुत बड़ा महोत्सव है, इसी तरह किसानों के लिए किसान मेले बहुत महत्व रखते हैं। वो आने वाली फसलों के बीज खरीदते हैं और विश्वविद्यालय द्वारा वैज्ञानिक तरीके से लगाई गई फसलों का वो भ्रमण करते हैं। और जितनी भी नई मशीनरीज, जितनी भी नई पैकेज और प्रैक्टिसेस जो आई हैं, विकसित हुई है 6 महीने में, किसानों से रूबरू होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है आपसी इंटरेक्शन। अलग अलग जिलों के, अलग अलग राज्यों के, 7-8 राज्यों के किसान यहाँ आते हैं, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, तो उससे लर्निंग बहुत होती है आपस में। तो उनके लिए एक पंचायत, एक सम्मेलन, एक पारिवारिक फंक्शन, एक त्योहार जैसा बन जाता है। बारिश की फुहारें भी शुरू हो गई। नहीं, बस मौसम ने हमारा बड़ा साथ दिया है और लगता है कि कल शाम तक भी हमारा मौसम का जो पूर्वानुमान है, मौसम साफ ही रहेगा और किसान इसी तरीके से यहाँ आते रहेंगे और अगले 24 घंटे तक पूरा इस मेले का आनंद लेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं किसानों में उत्साह साफ तौर से नजर आ रहा है, दूर तक जो है तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं और किस प्रकार से जो है सुबह से ही तमाम किसान जो है यहाँ आने का सिलसिला शुरू हुआ और किस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर साहब पब्लिकेशन को लेकर बातचीत करेंगे आपसे और आ जाइए इसमें। सबसे पहले तो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर H.S. सारन, एसोसिएट डायरेक्टर पब्लिकेशन इस चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिकेशन यूनिट है, उसका एसोसिएट डायरेक्टर हूँ मैं। और जितनी भी हमारी सिफारिशें हैं, जो हमारे जो वैज्ञानिक है रिसर्च करते हैं, जैसे खरीफ में करते हैं, रबी में करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे, वेजिटेबल पे, सब्जियों में, या होम साइंस की हमारी जितनी भी सिफारिशें आती है वो हमारे पैकेज में आती है। जैसे रबी की समग्र सिफारिशें, रबी फसल की समग्र सिफारिशें, इसमें क्या है कि जो रबी की फसलें हैं उसमें नई नई किस्में, नई नई जैसे पौधों में लगने वाले रोग, कीट, उनके मैनेजमेंट उनका कैसे करें, हर साल जो नई नई सिफारिशें आती है वो इस पैकेज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। और ये पैकेज किसानों के लिए हम बनाते हैं, मतलब नॉर्मल रेट है इसका। और आज भी हमने काफ़ी लिटरेचर खरीद के लेके गए हैं। ऐसे ही हमारी रबी की है, खरीफ फसलों की समग्र सिफारिशें हैं, आपकी हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल की है, गृह विज्ञान की भी है और अलग अलग फसलों की भी है, सारी इकट्ठी भी है, अलग अलग फसलों की है। तो बड़ा रुझान रहा है इस मेले में। इस बार पंजाब से भी किसान आए, राजस्थान से बहुत आए हैं, तो लिटरेचर खरीद के लगे हैं। एक हमारी जो बहुत ही अच्छी जो मैगजीन है, हरियाणा खेती मंथली मैगजीन, उसका भी जिक्र हो। उसमें तो जैसे इस बार अब सितंबर की मैगजीन हमने किसानों तक पहुंचा दी है। तो उसमें क्या है कि एक तो सितंबर में के जो महीने के जो लेख हैं वो आते हैं और इसमें एक आगे 5-6 पेज का ये होता है कि अक्टूबर महीने में क्या करना है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। आगे के भी हम अगली बार जब अक्टूबर की आएगी तो उसमें क्या होगा, अक्टूबर के लेख आएंगे भाई, अक्टूबर में क्या करेंगे डिटेल में आएंगे। और संक्षिप्त में आपका संक्षिप्त में आएगा भाई नवंबर महीने में क्या करें। मंथली मैगजीन है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, 1500 रुपए में 30 साल आजीवन। यहाँ मेले में तमाम किसान रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, इसके लिए बुक भी करते हैं क्या इसमें? काफी कराइए, मतलब एग्जैक्ट तो हम कैलकुलेट किया नहीं है, लेकिन काफी लिटरेचर। इसके मेंबर बहुत बने हैं, लाइफ मेंबर आजीवन सदस्यता 1500 रुपए और
ये वार्षिक हमारी है 150 रुपए। तो बहुत सारे किसान भाई इस बार, हालांकि ये भी था भाई मौसम खराब है ये है, लेकिन मैं देखता हूँ कि किसानों का जोश हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रति बना हुआ है। और इस बार तो और ज्यादा उम्र के भीड़ आई है। काफी लंबा इंतजार हो गया था। कि लंबा इंतजार, ये वर्चुअल हम करते थे, तो ये किसान हमारा लिटरेचर मेंबरशिप लगभग क्या होता है कि रूटीन में कोई किसान आ गया तो वो एक ही बन के जाएगा। यहाँ तो आप देखो बहुत सारे किसान आए हैं और बहुत सारे, कोई आजीवन सदस्यता ली है, किसी ने आप ये देखो कि वार्षिक सदस्यता ली है, क्योंकि ये एक तरह से गीता है किसानों के लिए। और जितनी भी शुरू से सिफारिशें हमारी आती रही है तो सारी हमारी पैकेज में आई है। और इसके लिए आप देखते होंगे ये किसान सुबह अगर आप देखते तो इतनी लाइन, हमने लाइन लगा के भी उनका लाइन लगा के भी उनकी सदस्यता दी है उनको। और इसमें आपका कोई मतलब क्लैरिफिकेशन है? आप ये मैगजीन जो है वो साफ तौर से किसानों को काफी सहायक सिद्ध हो रही है। गुलाब सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह से क्या कहना चाहेंगे मेले को लेकर? सर, मेले को लेके ये है कि आज जो हमारा एक त्योहार की टाइप में बनाया जा रहा है 2 साल के बाद में, और हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कृष्ण यादव है, वाइस चांसलर है, तो उनकी देखरेख में काफी उत्साह है लोगों में और किसानों में काफी खुशी की लहर है। और हमारे जो वर्दी वाइस चांसलर बहुत एनर्जेटिक हैं, उनकी देख रेख में उन्होंने कहा ये ऑफलाइन मनाना ही है। तो देखो आपके सामने है, हर तरफ किसान ही किसान है। किसानों में इस मेले को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है और इंतजार काफी लंबा हुआ किसानों के लिए। और अब किसान जो है इस मेले में हर तरह की जिज्ञासा उनकी शांत होती है। जिस स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ ये वो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ से तमाम तरह की जो पुस्तकें यहाँ से निकलती हैं वो यहाँ नजर आती हैं। और इससे जो है किसानों को काफी सहायता मिलती है, काफी हेल्प मिलती है। और वो जो है इन तमाम पुस्तकों से आगे किस प्रकार की खेती करनी है और किस तरह की चुनौतियां उन्हें सामने पेश आ रही हैं, जो रिसर्च विश्वविद्यालय करता है वो तमाम इसमें दर्शाई जाती हैं, मेंशन की जाती हैं, जिसका लाभ, जिसका फायदा तमाम किसानों को मिलता है। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, इसी प्रकार की तमाम जानकारियां खासतौर से इस किसान मेले को लेकर आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की उस स्टॉल पर मौजूद है जो बेहद अहम है, यानी मौसम की जो जानकारी बहुत ही त्वरित, बहुत जल्दी आपको मिलती है, ये वो स्टॉल है। डॉक्टर मदन खिचड़ जी हमारे साथ हैं जो तमाम चीजें आपको अपडेट करते रहते हैं, वो चाहे फोन के SMS के माध्यम से हो या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले हम आपको जानना चाहेंगे कि देखिए बड़े लंबे अरसे के बाद ये मेला लगा है, लगभग 2 साल हो गए, आज कितना उत्साह देख रहे हैं किसान? हाँ, किसानों में बहुत ज्यादा उत्साह है कि जब इससे मान लो मीडिया के अंदर जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज के नेतृत्व में जब मीटिंग हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि इस बार फिजिकली मेला लगाया जाए, क्योंकि पिछले 2 सालों से किसानों के पास, किसान वैज्ञानिकों से मतलब आने में विश्वविद्यालय में ये कोविड के कारण एक दूरी थी, उस दूरी को, गैप को खत्म करने के लिए ये फिजिकली मेला लगाया गया। उसमें यह था कि भी मेले को एक संतुलन तरीके से लगाया जाए, परंतु उसमें जो किसान भाइयों का काफी जोश है और उसमें हमारी स्टॉल जो मौसम विभाग की है उसमें किसानों का जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम किसानों को मौसम SMS के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा, कियोस्क के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम किसानों को जागरूक करते रहते हैं और उसी का एक नतीजा है कि आज काफी अच्छी भीड़ हमारी स्टॉल पर है। यहाँ तमाम किसान रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, अपना नंबर भी यहाँ मेंशन करते हैं, फॉर्म आपने रखा हुआ है। हमें भी जानना चाहेंगे कि आज की समय में लगभग कितने किसानों को आप लोग जोड़ चुके हैं जिन्हें SMS के माध्यम से आप? हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जो कृषि मौसम विज्ञान विभाग में जो SMS सेवा 2011 में शुरू की गई थी, जिसमें अभी तक लगभग 4.25 लाख किसान हमारे जुड़े हुए हैं और उन तक रेगुलर मौसम की जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। मौसम की जानकारी के साथ साथ विश्वविद्यालय की और भी सूचनाएं, जैसे मेले की सूचना है, कोई मान लो जैसे कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी की है या रेजिड्यू मैनेजमेंट की है, जो भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी देती है
और किसानों तक वो पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं लगातार। मौसम की जानकारी सटीक और बेहतर तमाम किसानों तक पहुंचे, इसके लिए विभाग अपने आप को अपडेट भी करता रहता है लगातार। फिलहाल किस तरीके से और किस तरह की तकनीक आपके पास फिलहाल मौजूद? मौसम विभाग जो हमारा कृषि मौसम विज्ञान विभाग है, इसकी मेन कड़ी होती है भारत मौसम विज्ञान विभाग, IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम उसी की अम्ब्रेला के नीचे कार्य करते हैं। उसी के नीचे मेट्रोलॉजिकल सेंटर चंडीगढ़ काम करता है, उसके डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, फिर उसके बाद में एग्रोमेट फील्ड यूनिट आती है। तो क्या होता है कि उनका वो ऑल इंडिया लेवल पर फोरकास्ट देते हैं, हमें वो चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, वेदर डेटा अपडेट करते हैं, उनसे भी हम डेटा लेते हैं। वो सारे डेटा एक एनालिसिस पोर्टल होता है, उसमें एनालिसिस करके चार्ट डेवलप करके साइनोप्टिक चार्ट हम डेवलप करते हैं। और दूसरा ये न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स होते हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिकल लॉज से बनते हैं, उनसे फिर हम लोकल लेवल या रीजनल लेवल पर हम फोरकास्टिंग डेवलप करते हैं, जो किसानों को हम पहुंचा रहे हैं कि उससे एक्यूरेसी रीजनल लेवल पर हम देखें तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी जैसे किसान बताते हैं, अपने मुंह से मैं क्या कहूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई 90 to 100% एक्यूरेसी के साथ HEU वेदर फोरकास्टिंग प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, इसीलिए देखिए बहुत से लोगों की पहुंच जो डॉक्टर साहब तक शायद नहीं है, तो वो हम लोगों से भी ये पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब से पूछ करके बताएं कि कल मौसम कैसे रहने वाला है। या फिर कुछ लोगों के यहाँ शादी या कोई समारोह होता है, वो भी ये जानना चाहते हैं कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी। क्यों डॉक्टर? वैसे हम क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, विश्वविद्यालय किसानों के लिए बना है, किसानों को समृद्ध करना विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि जो जितना भी कार्य विश्वविद्यालय द्वारा योजनाएं बनाई जाती है वो किसानों के लिए होती है और किसानों को निःशुल्क प्रोवाइड करनी होती है। तो उसी के मध्य हमने SMS सेवा करी, फिर उसके बाद में हमने मोबाइल ऐप लेके आए, ई मौसम HEU कृषि मौसम सेवा, एक मोबाइल ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, जिसमें हमने पैकेज एंड प्रैक्टिसेस की, जैसे रबी, खरीफ और आपकी सब्जियां, फल, मतलब हर प्रकार के जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वैज्ञानिकों के नंबर, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के नंबर्स, एडवाइजरीज वीकली, सब चीजें उस मोबाइल ऐप में भी हम दे रहे हैं। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान है, सैटेलाइट पिक्चर्स है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि किसान वैज्ञानिक तरीके से तकनीक के साथ उस खेती को करे ताकि फसल का उत्पादन वो अधिक ले सके। फसल का उत्पादन तो एक लिमिट होती है हर चीज की, परंतु उसमें क्या होता है, लागत कम करें, लागत कम उत्पादन ज्यादा। तो हम क्या है कि जो रिसोर्सेज है उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करें। जैसे मौसम की जानकारी है, बिजाई करनी है या नहीं करनी, क्योंकि खेत तैयार करने से लेके मंडी तक ले जाते समय अनाज, तब भी मौसम की जानकारी की अति आवश्यकता होती है कि बिजाई करनी है, उस टाइम बारिश आ जाए तो सारा खत्म, लेबर भी लगती है और बीज भी लगता है। परंतु उसके बाद में कटाई, कढ़ाई, निराई, गुड़ाई, स्प्रे, हर चीज में मौसम की जानकारी की आवश्यकता होती है। और जहां तक आप ये कह रहे हो कि खेतों में जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा है, शादी है, अभी ऐसे फोन आने लगे हैं कि हर आदमी ये सोचता है कि मेरे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएं। और विश्वविद्यालय इस चीजों के लिए, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज एक विश्वविद्यालय का पार्ट है, क्योंकि जो भी हम सामाजिक दायरे में ही काम करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि समाज के साथ मिलकर और विश्वविद्यालय का नाम हर घर तक पहुंचे और वो मौसम की जानकारी हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप अपने विभाग की ओर से तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि मौसम की जानकारी के अनुसार वो कृषि कार्य करे। इसके लिए SMS सेवा, मोबाइल ऐप, कियोस्क, हमारे ई मौसम HEU फेसबुक पेज, इन को सबको प्रयोग कर सकते हैं वो, और उसके हिसाब से डे टू डे जो हमारा खेत का काम होता है उस काम को मौसम के आधारित करे, जिससे हमारे रिसोर्सेज बचेंगे और उत्पादन अधिक होगा, लागत कम, अधिक उत्पादन और समर्थ किसान समर्थ भारत, ये उद्देश्य है। ये क्या डिस्प्ले है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये हमारा इंफॉर्मेशन कियोस्क है, जिसमें हमने सारी पैकेज एंड प्रैक्टिस को प्रॉपर डाला है। ये जैसे इसमें मौसम पूर्वानुमान, वर्तमान मौसम, इसमें सैटेलाइट पिक्चर्स, ये क्रॉप मैनेजमेंट, ये वेजिटेबल की मैनेजमेंट, सब्जियों की, बागवानी, फूलों की खेती, इसमें कोई सूचना होती है जो जैसे मेले की है, इसमें मौसम संदेश, साप्ताहिक एडवाइजरी, ये कृषि और वैज्ञानिकों की सहमत, ये SMS रजिस्ट्रेशन, इसमें भी ऑनलाइन फार्मर SMS रजिस्ट्रेशन। जैसे भी मौसम पूर्वानुमान को दबाते हैं, ये पूरे हरियाणा का मैप आ जाता है, क्योंकि हरियाणा हमारा
कार्य क्षेत्र है विश्वविद्यालय का, हम उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। जैसे हिसार ले लो, सिरसा ले लो, जो भी आप कहोगे वो दबा दो। कौन सा दबाना है? अब हिसार दबा दो। नेटवर्किंग है क्या भैया? ये मान लो जैसे 8, 9, 10, 11 ये इसमें बारिश के आसार बन रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें ये होता है कि कहाँ कहाँ कुछ क्षेत्रों में जैसे एक दो स्थानों पर गरज चमक बूंदाबांदी, हरियाणा में भी बारिश हो रही है। तो इसमें इस तरीके से देखा जा सकता है। यदि हम सैटेलाइट पिक्चर को देखें तो ये सैटेलाइट पिक्चर हमारी यहाँ आ जाएगी। ये देखो ये अपडेटेड है, 2:50 की 56 की अपडेटेड पिक्चर है। अभी इस तरीके से कि ये बादलवाई यहाँ बन रही है, ये जैसे अरब सागर से ये मॉइस्चर आ रहा है, इस तरीके से यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है। कल इस बदलाव का उम्मीद कर रहे हैं हम, कल नाइट से बारिश के आसार बन रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य है कि फार्मर भी इन चीजों को प्रेजेंट कंडीशन को देखे और वो अपने कृषि कार्य में इनका प्रयोग करे। इसमें जैसे फूलों की खेती है, किसानों को फूलों के बारे में जानकारी लेनी है, कौन सी वैरायटी है, किस तरीके फूल हम लगा सकते हैं। तो इसमें एक चित्र के साथ में हम प्रेजेंट करें। और कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज ने अभी पूरे हरियाणा के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 20 कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय के हैं, उनमें सब में ये चीजें करी। अब गेंदा की लगा लो, ये गेंदा के बारे में कि भूमि कौन सी है, किसमें पौध के लिए बीज की मात्रा, पौधों को लगाने का तरीका, खाद, ये सारी उसमें जानकारी दी हुई है। जैसे कैसे आपका अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे इसमें कौन सी वैरायटी है, पौध के लिए बीज की मात्रा कितनी है, ये देखो आप प्रति हेक्टेयर 400-600 ग्राम। इस तरीके से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। अब किसान किस में है, ये देखो नेटवर्किंग हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम है जी। हिसार ब्यूटी, हिसार जाफरी, अफ्रीकन गेंदा, अब ऐसे बीमारियां रोकथाम है, इसमें हम दे रखी है। यही जानकारी हमने ई मौसम HEO मोबाइल ऐप में भी दे रखी है, जिससे किसानों को उसको जानकारी। ऐसे ही हमने बेहतर डिस्प्ले सिस्टम लगा रखा है। ये हमने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में डिफरेंट लोकेशन पर लगा रखा है। 4 नंबर गेट पर, यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर भी हमने लगाया, जिसमें हम सैटेलाइट पिक्चर्स, ये अभी प्रेजेंट वेदर कंडीशन है 3:15 की 31.3 टेम्परेचर है। उत्तर पूर्व हवाएं चल रही है। आज हवा की गति एट प्रेजेंटली 5.6 है और जब मैक्सिमम हवा 18.5। इस तरह की फोरकास्टिंग दे रखी है। हमारा उद्देश्य ये है, सोशल मीडिया के द्वारा भी हम जुड़ रहे हैं। ई मौसम HEO फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बढ़ा रखे हैं कि उन किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको जानकारी दे सके। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हम किसानों को अच्छे से अच्छे प्रकार से मौसम की जानकारी उनके घर तक, उनके खेत तक, उनके मोबाइल में, जेब में वो जानकारी पहुंचे और उसका प्रयोग वो अपने खेत के कार्यों में करें। और जो मौसमी घटकों से, जैसे कई बार बारिश आ जाती है, कई बार ओले गिरते हैं, आंधी चलती है, हवा तेज चलती है, तो ये विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के मौसम हमें देखने को मिलते हैं। अभी में इस बार मानसून में हमें देखने को मिला कि एक बार में मानसून ज्यादा आ जाता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, बीच में एक जगह बारिश बिल्कुल नहीं दिखाई देती। तो इस तरीके की घटनाएं होती है। ये सब जलवायु परिवर्तन का कारण है, बहुत बड़ा विषय ही है। परंतु हम इस पर यह है कि हम इन जानकारियों को किसान तक पहुंचाएं। जितनी भी वैज्ञानिक तकनीक है विश्वविद्यालय के पास, चाहे मौसम से संबंधित है चाहे अन्य तकनीक, वो किसानों तक पहुंचाना ही विश्वविद्यालय का उद्देश्य है, ताकि किसान उस जानकारी का अपने खेत में प्रयोग करे और उसको प्रयोग करके अधिक उत्पादन करे, जिससे उसका परिवार और उसका रहन सहन बहुत आगे बढ़े। यही विश्वविद्यालय को शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो मौसम विभाग जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का है, डॉक्टर मदन खिच्चर से हम बात कर रहे थे। इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि तमाम तरह की तकनीक हर तरीके से किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास, सोशल मीडिया का माध्यम हो या दूसरे ऐप हो, उनके माध्यम से किया जा रहा है। पूरी तरह से प्रयास विश्वविद्यालय का यही है कि किसान समृद्ध हो, किसान समृद्ध होंगे तो देश भी समृद्ध होगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ द नेशन टाइम्स के साथ। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये गोहाना जलेबी जो तली जा रही है। और खास तौर से इस जलेबी की यदि बात करें तो हिसार में 2 भाई हैं, एक है जोगेंद्र, एक है रविंद्र, और हिसार के बस स्टैंड पर बिल्कुल उसके सामने इनकी शॉप है। और आज जो किसान मेला 2 दिवसीय लगा हुआ है, इस किसान मेले में इन्होंने अपनी स्टॉल लगाई हुई। सुबह काफी भीड़ थी यहाँ पर,
तमाम जो किसान वो लाइन लगा करके यहाँ खड़े थे, क्योंकि जलेबियों का स्वाद ही कुछ ऐसा है। और जोगेंद्र जो है वो विशेष रूप से जो जलेबियां बनाते हैं ये देसी घी में बनाई जाती हैं। और गोहाना की जो विशेषता है, जो आप गोहाना में जाकर के जलेबी का स्वाद लेते हैं, वो जलेबी का स्वाद आपको हिसार में गोहाना जलेबी पर मिलता है। जोगेंद्र जी जो है इस वक्त इस जलेबी को प्रिपेयर कर रहे हैं और काफी सालों से हिसार के बस स्टैंड के बिल्कुल ठीक सामने इनकी शॉप है, जहां पर जो है इस तरह की जलेबियां बनाई जाती हैं। इन जलेबियों की कुछ खासियत भी है, इन्हें आप कैरी कर सकते हैं अगर आपको कहीं ले जाना है। काफी लगभग 1 महीने तक ये जलेबियां खराब नहीं होती हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इनके जो है किस तरह से ये जलेबियां तली जा रही हैं। और खासतौर से देखिए लाइन लगी हुई है जलेबियों को ले जाने की। देसी घी में बनाई जाती हैं जलेबियां। और रविंद्र से भी हम कोशिश करेंगे कि बातचीत हम कर पाए और उनसे जाने की आखिर ये शुरुआत किस प्रकार से और कब हुई थी, और इस मेले में किस तरह का रिस्पांस जो है वो मिल पा रहा है। और जी जोगेंद्र जी बताएं कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सर मेले का रिस्पांस कोरोना की वजह से, जो कोरोना की बीमारी को देखते हुए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो देख रहे हो आप, सुबह से हम यहाँ लगे हुए हैं, किसानों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। जिस हिसाब से हमने सोचा था कि कोरोना बीमारी के बारे में काम कितना क्या कुछ होगा, लेकिन उससे डबल जो रिस्पांस हमें मिलने लग रहा है। इन जलेबियों की विशेषता की मैं बात करना चाहूंगा। मैंने जो सुना है कि 1 महीने तक हम इसे कैरी कर सकते, रख सकते हैं, खराब नहीं। यस सर, आप इसको बगैर फ्रीज के 1 महीने तक रख सकते हो। इसके अंदर ना तो कोई केमिकल यूज करते, ना कोई कलर वगैरह यूज करते, देसी घी में बनाते हैं देसी तरीके से। तो आपकी जो जलेबियां हैं हिसार के बाहर भी लोग ले जाते हैं? सर जो आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, फैमिली रह रही है, वो भी लेके जाती है। जैसे कोई कनाडा रह रहे हैं, कोई फैमिली ऑस्ट्रेलिया रह रही है, वो यहाँ से कैरी करती है। उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ से लेकर के विदेश जाते हैं, जब भी जाते हैं, और वहां से हमें रिस्पॉन्स बाय थ्रू मेल या फिर मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसके थ्रू मिलता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। जोगेंद्र जी एक चीज और मुझे जो जानकारी है वो ये है कि फिल्मी दुनिया तक बहुत से कलाकार हैं, वहां तक भी आपकी जलेबी पहुंची? हाँ जी सर, आप कभी आपको टाइम मौका मिले तो अपनी शॉप पे जाना, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं फिल्मी कलाकारों के, और वहाँ भी अपना अच्छा रिस्पॉन्स है। और आपने अभी जो प्लानिंग थी वो बॉम्बे शॉप करने की थी, तो वो कोरोना बीमारी के कारण वो आगे पोस्टपोन कर दिया आपने। तो आने वाले टाइम में हम बॉम्बे भी फिल्म सिटी के अंदर एक शॉप स्थापित करेंगे। इसको प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, आपका तेल बहुत गर्म हो रहा है। और बहुत अच्छी बातचीत इनके साथ हुई है, तमाम जानकारियां मिली हैं। इनके एक भाई और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो जो है इस में किस प्रकार का रिस्पांस उन्हें मिल रहा है। तो रविंद्र जी आइए। तो हिसार बस स्टैंड के सामने मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2 भाई हैं, दोनों लोग इसको चला रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी आज सुबह से आप यहाँ हैं, 2 दिन का मेला है। सुबह किस प्रकार का रिस्पांस था खासतौर से किसानों में आपकी जलेबियों को? जहाँ तक हमने अंदाजा लगाया था उससे बहुत बढ़ के ज्यादा रिस्पांस था। और भीड़ अभी आप देख ही रहे हो, अभी भी लोग लाइनों में है, तो रिस्पांस अच्छा था। आप लोग दे नहीं पा रहे थे, मैंने उस मॉर्निंग में आया था जब, तो उस वक्त जो है जिस तरह से आप लोग बना रहे थे काफी लाइनें लगी हुई। बिल्कुल, हमें टोकन सिस्टम शुरू किया हुआ है, उसमें आधा घंटा लोगों को रोक के, टोकन रोक के, फिर आगे आप लाइनें देख ही रहे हो अभी तक कैसे लगी हुई है, तो इसलिए वो कर रहे थे जी। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हर बार जब भी किसान मेला होता है, खासतौर से आप लोगों की स्टॉल्स, चाहे आसपास के क्षेत्रों में कोई बड़ा इवेंट हो वहां भी आपकी स्टॉल लगती है, तो किस प्रकार से वहां पर जो है आप लोगों को प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, किस प्रकार से प्यार मिलता है? रिस्पांस तो सर जैसे मिल रहा है वो आप देख ही रहे हो लोगों का, ये लाइनें इसीलिए लगी हुई है यहाँ। यानी बात जलेबी की नहीं, और खाने की भी बात की चाहे, या फिर कोई समोसा है या भटूरा है या खाना है, ऑल टोटली आइटम बिल्कुल प्योर, बिल्कुल देसी घी में बिल्कुल अच्छे से देते हैं, इसीलिए लाइनें लगी हुई हैं सर। बिल्कुल, देखिए क्वालिटी का बेहद जो है उसका प्रयोग किया जाता है और क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है, इसलिए जो है तमाम लोग जो है उसमें अपना रिस्पांस देते हुए नजर आते हैं। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, हम इसी तरह की जानकारियां और खबरें आप तक पहुंचाते रहें। जी, इसके अंदर जो लेने वाला है जिस पर्पज के लिए हल्दी डालता है
वो टोटल पर्पज उसका हल होता है जी, क्योंकि इसके अंदर जो औषधीय गुण वो प्रभावित नहीं होते जी। हाँ जी, हाँ जी। नरेश जी हमें बताएं कब से आपने शुरू किया है, कितने वर्ष हो गए? सर मैं 3 साल पहले शुरू किया है ये। पहले मैं काफी लंबे टाइम तक बीमार रहा, और बीमारी का जो मेरा कारण बताया कि खान पान की वजह से बीमारी का कारण बताया गया। तो किसी वैद्य ने बताया कि भाई अच्छा खाना शुरू कर दे, किसान है खेत में अच्छा उगाना शुरू कर दे। उसके बाद में मैंने ये विकल्प चुना कि अगर मुझे अच्छा उगाना ही है, अच्छा खाना ही है, तो क्यों ना एक प्रोफेशनल तरीके से कराया जाए यो जी। क्या आप दूसरे किसान भाइयों को भी प्रेरित हो रहे हैं आसपास? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो भी आता है वो मानता है कि भाई वास्तव में ये हो सके जी। अगर मैं किसी को फोन पे बताऊं कि भाई 1 एकड़ के अंदर इतने पौधे हैं, ये हैं, तो वो बकवास मानता है जी। लेकिन खेत के अंदर आता है, वो अपनी आंखों से देखता है जी। और मेरा हर किसान को सुझाव है कि कम से कम एक छोटे से टुकड़े के अंदर तो कम से कम लगाए। उसके अंदर उसे सबसे पहले शुरुआत इंसान को अपने घर से करनी चाहिए। उसे दाल बढ़िया मिल जाए, फल अच्छे मिल जाए, सब्जियां अच्छी मिल जाए, अनाज उसका घर का हो जाए देसी। उसके बाद में अगर ज्यादा है तो अपने अड़ोस पड़ोस है, अपना शहर है, इसी तरीके से सुधरेगा जी। शुरुआत छोटे तरीके से, छोटे स्केल से करे जी, जो भी किसान करना चाहे। और मुझसे अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए तो संपर्क कर सकता है जी मुझसे जी। हाँ जी, हाँ जी। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9416993559। कॉन्टैक्ट नंबर, 1 मिनट, अगर ये नंबर ना उठाया जाए तो व्हाट्सएप पर डाल दो, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है जी, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा जी उसका। हाँ। देखिए भाई, ये किसान भाई हैं, इन्होंने जब मेरे पास में लेमन टी है, मोरिंगा पाउडर है, मोरिंगा लिप्स है, हल्दी है, मूंग है, और फ्रूट के अंदर केला है, पपीता है, और जैसे सीजनल जो फल आते रहे वो होते रहते हैं जी मेरे पास में। जी हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए तमाम सब ऑर्गेनिक है, और ये स्वास्थ्य के लिए आज के दौर में लोग ढूंढते हैं इसे। हमारे जो ये किसान भाई नरेश जी हैं, इनके पास ये चीजें उपलब्ध हैं, और ये बहुत खूबसूरत प्रयास एक तरह से है। और यहाँ पर देखिए पवन मधु फार्म शहद नजर आ रहा है, और ये किस प्रकार से उत्पादित हो रहा है ये भी जानने का प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। और सर, क्या नाम आपका? सुरजीत सिंह। क्या कुछ है आपके पास और क्या जैविक उत्पाद है जी? उनमें 9 तरह की गेहूं है, बंसी है, सोना मोती है, चावल कांठा है, और काली नीली बैंगनी गेहूं है, बगैर छिलके का जो है, हरा छोलिया है, चना है, देसी चना है, मोरिंगा है, ये चीजें है मेरे पास सर। ये शुरुआत जो है कब और कैसे हुई वो भी बताएं। सर मैंने 8-9 साल पहले जो है अपने खाने के लिए पैदा की, अच्छा लगा तो स्वाद भी था, साथियों को पसंद आया, धीरे धीरे मैं जैविक खेती करने लग गया। हाँ जी। आज जो है आप मेले में आए हैं, किस प्रकार का रिस्पांस तमाम किसान भाइयों को? किसान साथी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, तो किसान आए हुए हैं, कम से कम अपने लिए अपने खेत में अच्छा उत्पाद पैदा करो, जैविक, बगैर रसायन का, बगैर जहर का। खुद स्वस्थ रहो, अपने परिवार को स्वस्थ रखो। आज फैमिली डॉक्टर की नहीं, फैमिली फार्मर की जरूरत है, और वो फार्मर जैविक हो ताकि हम स्वस्थ रहें। ये शहद किसका है ये भी थोड़ा हमें बताएं। अच्छा, बाबा जी का शहद है। तो शहद अब मैं बताना चाहूंगा, हाँ, बंसी है, गेहूं की वैरायटी है कि जो है, आप देखिएगा ये जो है बगैर छिलके, इसमें छिलका ही नहीं है जो पे। हाँ, ये है जी। एक जो है आपको दिखाऊं, ये चना है, पकने के बाद में हरा रहता है, हरा छोलिया, पकने के बाद में हरा रहता है। मतलब इसको भिगो दिया जाए तो हरे का एहसास होगा। बिल्कुल, एक गेहूं की वैरायटी है, देखिएगा सर आप। बिल्कुल बिल्कुल, कितना सुंदर है, गोल गोल एकदम। ये सोना मोती है जी। जिनको सोना मोती, उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको हीट एलर्जी है। आज लोग परेशान है, हम गेहूं की एलर्जी है, शुगर की शिकायत है, हमारे सब खाने पीने से है। जी, ये जो वैरायटी है ये कहाँ से इजाद है जी? सोना मोती कहते हैं, देसी वैरायटी सारी जब यूनिवर्सिटियां नहीं आई, हमारे बुजुर्गों जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है, वैरायटी सारी है, और वो वैरायटी गुणवत्ता में थी। उनकी यील्ड कम है, परंतु उनकी जो है क्वालिटी अच्छी है।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा जानकर। ये देखिए तमाम तरह की वेराइटीज जो है जैविक उत्पादन की जानकारी न केवल दे रहे हैं बल्कि ये खुद इस पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और भी कुछ स्टॉल्स हैं वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार की चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये तमाम किसान भाई जो हैं वो पहले खुद भी काफी चीजें उत्पादित करते रहे और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा ही सुंदर। नमस्कार जी, क्या बात है? तो ये तमाम जो चीजें हैं वो थोड़ा हमें बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास वर्मा है और मैं सलेमगढ़ का रहने वाला हूं और मैं लास्ट 6 साल से मशरूम की फार्मिंग कर रहा हूं। जो हम अभी आप जो प्रदर्शनी में देख रहे हैं, जो हमने डिफरेंट प्रकार के मशरूम की किस्में लगा रखी है। जैसे ये आप जो देख रहे हैं ये मिल्की मशरूम है, ये 48 डिग्री टेम्परेचर पे तैयार हो जाती है। ये वाली बटर मशरूम है, ये सर्दियों में तैयार होती है, 16 से 22 डिग्री टेम्परेचर में तैयार होती है। ये वाली जो वैरायटी देख रहे हैं ओस्टर मशरूम बोलते हैं। ये ओस्टर मशरूम 30 डिग्री टेम्परेचर तक मेंटेन कर, इसको ड्राई के लिए हमने, ये ड्राई मशरूम है, इसको सुखा के और फिर हमने इसके प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे प्रोडक्ट ये हमारा मशरूम का पाउडर हो गया। मशरूम के पाउडर को लेके हमने मशरूम के जैसे डिफरेंट वैरायटी, जैसे मशरूम का बिस्किट्स, मशरूम का हेल्थ ड्रिंक पाउडर और इस तरह की हमने वैरायटी तैयार करते हैं मशरूम की, ताकि जो किसान है उसको एक फसल ना लेके उसकी प्रोडक्शन लाइन में जाएगा तो उसको 2 से नहीं 4 गुना 10 गुना तक मुनाफा होगा। मशरूम की जो है तमाम चीजें आपने खाई हो चीजें, लेकिन बिस्किट और ये तमाम चीजें शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आप देख सकते हैं कि एक नया और बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया। और ये बिस्किट के बारे में हम बताते हैं। ये बिस्किट हमारा हरियाणा में सर्वप्रथम पहली बार हमने ही इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की है। आज तक मशरूम का बिस्किट अभी तक किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया, बनाया नहीं है। ये न्यू इनोवेशन है और न्यू इनोवेशन से हमारे में सिलेक्टेड भी हम लोग, और अभी एक एग्री बिजनेस सेंटर होता है जो हरियाणा का सेंटर होता है, उसमें हम इसके 2 मंथ की ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, और उसके बाद में ये हम इसको लॉन्च कर रहे हैं अभी, इसको मशरूम के बिस्किट्स को, मशरूम के अचार को, मशरूम के ड्रिंक पाउडर को। और जैसे एक जो हमारा जो मेन मोटिव है मशरूम का बिस्किट है, और जैसे घरेलू जो होते हैं जैसे एनजीओ है, हम एनजीओ को भी काम दे रहे हैं। जैसे किसान हमारे एनजीओ के समूह होते हैं, उनको हम काम कैसे लाइट, उनको पापड़ बढ़िया पहले नंबर में जीना हो गया इस घर में। ये कब है क्या
नहीं खुशामद साहब सकता तई न दिया भाई कहा रहना काम नहीं जब यूं बोली भारत है और भूत सिंह भाई तेरी को मनसान्या दूसरे नंबर पे रुपये भाई उन कहा के गुजारे बुनिया हुए अक्षनिशा के भाई अब जिस गढ़वा धक्के मारा साहब से बोल रहा है उन्हें गुजारे करने होता है पंडित सिंह जरा आपस में लड़ाई हुई पड़ोसी फाटा खाया था उस सरकार क्या बताया दूसरे जिस घर में रह रोज लड़ाई जिस घर में के घोंसे गुजारे सब गुण बेटी एक सलाहती में दुखिया न्यारे न्यारे करके मानस लड़ा करे जब पैर बना करे सारे और भाई आज इस बात सुने लोग मन्ना क्यों है के क्यों है और लोग कहें ईसा जुलम ना दे क्या भाई वो ईसा जुलम थाने से और दूसरी भाई बातें अच्छा तीसरे नंबर पे मैं उस जैसा हूँ जैसे वो रामचंद्र का भाई लक्ष्मण था 14 साल वनवास में गए हुए लक्ष्मण जैसा भाई बहुत बड़ा बोला दादा ने प्रमाणिक बात रामायण का उदाहरण दिया लक्ष्मण ने किया और भरत ने किया आज का नाश तो आने हुए हैं ये भाई हमारे दादा लक्ष्मण को क्यों याद करता है देश रोना भैया का लेकिन इस जगत की बात बस रही है भाई भाई हमारे क्या बताया पिछले भाई
माँ का कभी तेरे सिर पर जी नहीं घबराया, समझ लिया आदमी हार हो रहा है। क्या मैं आप देख बात है, हमारे बीच में एक गेस्ट परफॉर्मेंस को उसको या अपने घर के कलाकार हैं अपने घर का जोगी जोगना बाल का जोगी सिद्ध डॉक्टर सतीश कश्यप जी एक परफॉर्मेंस आपके बीच में रख रहे हैं। वैसे मेरे पास ईमानदारी है तो गुरु जी आपसे निवेदन है कि एक छोटी सी परफॉर्मेंस आपकी जैसा आपको ठीक लगे। डांस के बाद आखिरी नंबर पे क्या बताया तो सर्वप्रथम एक पंडित जगन्नाथ जी का उपदेश और एक मुंह जोड़ कर रखी आज कोई यूनिवर्सिटी ने अगले भाई इसका जीत में कलाकार ने इनाम भी दे दियो वास्तव धक्का तो सह नहीं पर किसी जीत कर तो जो पहले ये भी फाउंडेशन दी बड़ा धन्यवाद। एक भजन आज दुनिया के बारे में बताया कि वह दुनिया आज कितनी स्वार्थी होगी। अगर ये स्वार्थ खत्म हो जा परमार्थ की भावना आ जा तो इस दुनिया का उद्धार हो सकता है। एक भजन में पंडित जी ने क्या उपदेश दिया क्या बताया भाई स्वार्थ में संसार भया लोगों और बीमारी पूछे ना और समझदार से पैर भला मूर्ख की यारी पूछे ना। और समझदार से पैर भला मूर्ख से यारी पूछना। पहले नंबर का उदाहरण दिया पंडित जी ने, दुर्योधन का उदाहरण दिया। विदुर भगत के साथ क्या व्यवहार करे अपना दुश्मन समझ के, मूर्ख के साथ यारी लागी, इज्जत नहीं रही। क्या बताया पहले नंबर पर, सुनो भाई।
हिसाब से 200 रुपए, हमारे को 100 रुपए से हारमोनियम वादक का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। दूसरे नंबर पर क्या बताया सुनी भाई, उसका भरम नहीं तोड़ा तो जो द्रोणाचारी कुछ ना। और भाई समझदार से बैर बोला लोगों, मूर्ख से यारी कुछ नहीं। तीसरे नंबर पर पंडित जी ने बताया अगर समझदार आदमी दुश्मन भी होगा तो भी पूरा नहीं करेगा कभी, और मूर्ख आदमी चाहे भाई हो खुद का भीड़ पड़ी में हाथ खड़े कर जाएगा। समझदार की दुश्मनी भी अच्छी होती है और मूर्ख की यारी भी पूरी। क्या बताया तीसरे नंबर पर, सुनिए भाई। और ये समझदार बैरी होगा
कश्यप जी बैठे हैं, जब हम रोड़ा लेकर यूं नहीं कहते तो भी कोई और बात नहीं, अपना बालक अपना भाई। और मूर्ख आदमी की तैयारी लगी सारी उम्र से दगा समझदार से बैठे होगा ना खोटी नीत धरेगा और किस्सा में आपसे भूमि कहता नहीं करेगा। कोई मेरे लिए आदरणीय हमारी बहन जी डॉक्टर दिवलेंद्र जी 500 रुपए से अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद देती है। वैसे तो मैडम जी धर्म नहीं बनता बहनों से लेने का, लेकिन यो काम ही चाहिए मुझे बटे दे जाओ, भाषा दे जाओ, छोरी दे जाओ, सब कितना है। हमारी बहन जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। 500 रुपए से छोटे भाइयों का मान सम्मान किया, धन्यवाद। समझदार से बैठी होगा ना खोटी नीत धरेगा और दिशा में आपसी बुद्धि कहता नहीं फिरेगा। मूर्ख देगा कोई जानते से अपना मेल करेगा और लोगों को शीश काट के दे दियो, उसका पेटा नहीं भरेगा। और फिर बखत पड़े पर 8 बदल जा लोगों या होशियारी कुछ ना। इसा जमाना आया है कश्यप जी कार्य थे और इसी जारी रहेगी। नौका के भाई एक को फोन कर दिए लाड़ दे जाए खाकर और टेम को फोन कराना नंबर रेंज दोबारा बोल रहे इसी यारी जब वक्त पड़े को 8 बदल जा लोगों वाह होशियारी कुछ ना और समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी कुछ ना। आखिरी नंबर पर पंडित जी ने बताया है अगर अच्छे आदमी के दर्शन भी हो जा वे दर्शन भी फायदेमंद होते हैं लोगों। जब राज अंदर नहीं जाना बढ़िया आदमी उसके दर्शन भी बढ़िया बताए पंडित जी ने क्या बताया आखिरी नंबर पर सुनो भाई। समझदार से बैर बढ़ाओ मूर्ख से यारी कुछ